नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्ते में हमने काफी सारे इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिस्कस किए, जिसमें से पॉजिटिव साइंस इंडियन इकोनॉमी के लिए ये है कि इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन पिछले 95 मंथ्स में सबसे लोवेस्ट है एट 1.55%। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन भी अगर आप देखो तो वो नेगेटिव टेरिटरी में है 0.8% जुलाई में। इसका मतलब यह है कि हमारे बिजनेसेस और कंपनीज के लिए जो रॉ मटेरियल्स है उसकी प्राइस काफी शार्पली गिर रही है, तो बिजनेसेस के लिए ये पॉजिटिव चीज है। हमने पिछले वीडियोस में गवर्नमेंट कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में कर रही है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज में, रोड्स में, इसका डेटा हमने देखा और हमने ये जाना कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक गवर्नमेंट ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है वो पिछले साल की कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 52% ज्यादा है। तो ये भी इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, जॉब्स ग्रोथ के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर है। हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स तो स्ट्रांग रही है, पिछले कुछ महीनों में आप देखो तो 14 to 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहे हैं सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स। ऑब्वियसली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में जो डिजायर्ड ग्रोथ है वो हो नहीं रही, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी चल रहे हैं, ऊपर से टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट्स काफी चल रहे हैं। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ जितनी हमें डिजायर्ड है उतनी हो नहीं रही। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स काफी शार्पली ग्रो हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, स्पेसिफिकली फोन एक्सपोर्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स आप देखो तो 40% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हो रहे हैं ऑन एवरेज पिछले कुछ महीनों में। ये पीएलआई स्कीम का सबसे ज्यादा सक्सेस का प्रूफ है, राइट। ये हो गई सारी पॉजिटिव इंडिकेटर्स। लेकिन नेगेटिव अगर आप देखो तो नेगेटिव चीज ये है कि ऑटो सेल्स ईयर ऑन ईयर -4 to -5% से गिरी है जुलाई महीने में, जिसमें पैसेंजर व्हीकल सेल्स आप देखो तो -0.8% से गिरी है। ऑटो सेल्स गिरना ये कंजम्पशन स्लो डाउन का एक प्रतीक है। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमने डिस्कस किया कि जो जून महीने में 1.5% से ही ग्रो हुआ, और इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में फ्रिज, टीवी, एसी ये सारी चीजें आ गई, और नॉन ड्यूरेबल्स में एफएमसीजी आ गए। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स में पुअर ग्रोथ है या फ्लैट टू नेगेटिव ग्रोथ है, ये भी प्रतीक है कंजम्पशन स्लो डाउन का। तो एक तरफ पॉजिटिव इंडिकेटर्स है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग काफी बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को फायदा हो सकता है, लेकिन कंजम्पशन स्लो डाउन भी चल रहा है। अब कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है, इसका एक मेजर रीजन है कि हमारे देश का हाउस होल्ड डेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाउस होल्ड का जो कर्ज है काफी तेजी से बढ़ रहा है। सो फॉर इंस्टेंस जून 2025 में आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली थी। ये रिपोर्ट के हिसाब से हमारा हाउस होल्ड डेट 2015 में 33% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, जो 2025 में 10 साल बाद 41.9 यानी कि ऑलमोस्ट 42% ऑफ जीडीपी हो गया है। अगर आप एवरेज पर कैपिटा डेट की बात करो तो वो 2 साल पहले FY23 में ऑलमोस्ट 3.9 लाख रुपीस हुआ करता था, जो बढ़ के 4.8 लाख रुपीस हो गया है। तो हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है। हाउस होल्ड पर कैपिटा डेट भी जो है उसकी वैल्यू बढ़ी है ऑलमोस्ट 23% लास्ट 2 साल में, और डेट बढ़ रहा है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ पड़ सकता है? इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ सकता है हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स पे, यानी कि लोगों के पास, घरों के पास जो सेविंग्स है वो तेजी से गिर रही है। सो 2 साल पहले FY22 में आप देखो तो इंडिया की हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स थी 7.3% ऑफ जीडीपी। अब उस समय 2 साल पहले हमारी जीडीपी क्या थी? 268 लाख करोड़। उसका 7.3% आप देखो तो ऑलमोस्ट 19.5 लाख करोड़ होता था। आज हमारी जीडीपी है 330 लाख करोड़, और आज हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स कितनी गिर गई है? वो गिर गई है 5.3% ऑफ जीडीपी पे। तो 7.3% ऑफ जीडीपी 2 साल पहले, उससे 5.3% ऑफ जीडीपी पे हमारी हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स गिर गई है। 5.3% ऑफ जीडीपी यानी कि 17.5 लाख करोड़, यानी कि पिछले 2 साल में हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ से गिर गई है। हाउस होल्ड डेट बढ़ गया है और हमारी फाइनेंशियल सेविंग्स गिर गई है। अब ये आज के समय के हिसाब से यूनिक डेटा क्यों है? इसके लिए हमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। हुआ ये कि 2004 से लेके 2008 के बीच हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी 9 से 10% ऑन एवरेज ग्रोथ से, क्योंकि 1990s में लिबरलाइजेशन हुआ था। लिबरलाइजेशन के बाद धीरे धीरे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई।
तो 2004 से 2008 शार्प इकोनॉमिक ग्रोथ रही। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो था, जिसको बोलते हैं प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। इनफैक्ट हमारा जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखो तो वो 2005 में ऑलमोस्ट 24-5 में 27% ऑफ जीडीपी था, जो बढ़ के 3-4 साल बाद यानी 2008 तक ऑलमोस्ट 38% ऑफ जीडीपी, यानी कि 11 परसेंटेज पॉइंट्स जितना बढ़ गया 3-4 सालों में। तो हमारे बिजनेसेस जो है, प्राइवेट कंपनीज जो है, वो तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रही थी क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ शार्पली बढ़ रहा था। और इनफैक्ट नॉन फूड बैंक क्रेडिट भी आप देखो तो वो 3-4 सालों में 2004 से लेकर 2008 तक ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसका मतलब ये है कि जो कॉर्पोरेट्स इन्वेस्टमेंट कर रही थी वो डेट ड्रिवन थी, यानी कि ये कॉर्पोरेट स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, पावर हो, टेलीकॉम हो या माइनिंग हो या स्टील हो, ये बैंक से बोरो करके इन्वेस्टमेंट कर रही थी। तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में डेट बहुत शार्पली बढ़ गया। उसके बाद हमारे इकोनॉमी में गवर्नमेंट में स्पेसिफिकली पॉलिसी पैरालिसिस हो गई। जो लैंड के लिए अप्रूवल्स मिलने वाले थे उसमें डिले हो गए, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिलने वाले थे उसमें डिले हो गए, काफी सारा करप्शन हुआ। अगर ग्लोबली आप देखो तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो गया था 2008 के बाद, जिसके बाद कुछ पॉलिसीज के हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन काफी शार्पली बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन बढ़ने से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो कॉर्पोरेट्स ने जो लोन्स दी थी वो लोन्स अगर मानो कि वापस रिन्यू करनी है तो महंगी हो गई। और काफी सारे कंपनीज के जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनीज ने किए थे, ये अज्यूम करके कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 9-10% रही थी पहले, वो कंटिन्यू हो गई, ये अजम्पशन कंपनीज का रॉन्ग पड़ा। ये रॉन्ग पड़ा तो कंपनीज ने अपना डेट रीपे करना बंद कर दिया। उनके लिए काफी सारी मुश्किलें हो गई डेट रीपे करने के लिए, जिससे हमारी बैंकिंग सिस्टम के एनपीएस जो है वो शार्पली बढ़ गए। इनफैक्ट 2018 तक हमारे बैंकिंग सिस्टम के एनपीएस ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के 11.2% ऑफ टोटल एडवांसेस तक पहुंच गए थे। एक तरफ बैंक के एनपीएस बढ़ गए थे, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट जो है उस पे कर्ज काफी हाई हो गया था। तो कॉर्पोरेट्स नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे और दूसरी तरफ बैंक्स भी ज्यादा लेंडिंग नहीं कर रही थी क्योंकि बैंक्स की बैलेंस शीट्स भी जो है उस पे एनपीएस बढ़ गए थे। फिर काफी सारे रिफॉर्म्स हुए। इंसॉल्वेंसी बैंक और बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया और आरबीआई ने एसेट क्वालिटी रिव्यू भी किया। ये सारे रिफॉर्म्स जो पिछले 10 सालों में हुए वो हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे हमारे बैंक्स के एनपीएस गिर गए 2.8% ऑफ टोटल एडवांसेस पे मार्च 2025 तक। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछले दशक में हमारे इकोनॉमी में कॉर्पोरेट्स के बैलेंस शीट्स जो थे उस पे कर्ज बहुत हाई था। 2018 के बाद कॉर्पोरेट्स के बैलेंस शीट जो है वो डीलेवरेज हो गए। आज के डेट में आप देखो तो कॉर्पोरेट्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इंटरनल फंड से कर रहे हैं या मार्केट से थोड़ा बहुत बोरो करके कर रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट पे डेट काफी लो है। लेकिन उसके सामने सिनेरियो ऐसा हो गया है कि हाउसहोल्ड्स की बैलेंस शीट में डेट काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसका आरबीआई को कंसर्न है। लेकिन इस पे आरबीआई ने ये भी क्लैरिफाई किया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कि ज्यादातर डेट जो है, ज्यादातर कर्ज जो बढ़ रहा है वो प्राइम बोरोवर्स का ज्यादा बढ़ रहा है। जो बोरोवर्स की क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग है उन बोरोवर्स में डेट शार्पली बढ़ रहा है। नियर प्राइम बोरोवर्स में बढ़ रहा है, लेकिन सब प्राइम यानी कि उन बोरोवर्स जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री कम है उनमें डेट इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो बैंकिंग सिस्टम के लिए ये इतना बड़ा रिस्क है नहीं, लेकिन ये मॉनिटर करना जरूरी है। लेकिन ये भी चीज सही है कि हाउसहोल्ड डेट बढ़ना बैंक क्रेडिट स्लो होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है। कि हाउसहोल्ड डेट बढ़ा है, फाइनेंशियल सेविंग्स कम हुआ है, यानी कि हाउसहोल्ड्स जो है वो अपनी ज्यादातर इनकम ईएमआई पेमेंट्स के लिए डालती है, इसलिए नया डेट लेने में वो लोग शायद हेजिटेट कर रहे हो और बैंक्स भी लेंडिंग अपने आप स्लो कर रही हो। तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ आप देखो तो जून महीने में यहाँ पे डेटा है आरबीआई का, जून 2025 में सिर्फ 9% से ग्रो हुआ, जो कि जून 2024 में 17% से ग्रो हो रहा था। सो ऑब्वियसली कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है इसकी वजह से, और हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है इसकी वजह से बैंक क्रेडिट ग्रोथ में स्लो डाउन है। लेकिन दूसरा रीजन ये भी है कि पिछले साल बेस भी हाई था, बैंक क्रेडिट का 17% था, तो अभी 9% हो गया है। तो हाई बेस होने पे जो ग्रोथ है वो मोर और लेस लो दिख रही है। अच्छा, दूसरी तरफ बैंक्स
लेंडिंग स्लो इसलिए भी कर रही है क्योंकि अभी पिछले साल सिनेरियो ये था कि जो डिपॉजिट का ग्रोथ है वो पिछले साल तक सिर्फ 10-11% से हो रहा था, और लेंडिंग ग्रोथ, बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 17-18% से हो रहा था ऑन एवरेज। तो डिपॉजिट्स अगर कम होगी बैंक के पास तो बैंक लेंडिंग कैसे करेगी? बैंक लेंड कर रही थी पिछले साल तक मार्केट से बोरो करके। मार्केट से बोरो करके लेंड करना काफी एक्सपेंसिव हो जाता है बैंक के लिए, इसीलिए बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने खुद ही लेंडिंग करना कम कर दिया। तो ये एक दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन ये है कि इंडस्ट्रीज में, स्पेसिफिकली लार्ज इंडस्ट्रीज जो है वो बैंक से बोरो नहीं कर रही, वो कर रही है मार्केट से बोरो। मार्केट यानी कि कमर्शियल पेपर्स और बॉन्ड्स। क्यों मार्केट से बोरो कर रही है? आप देखो तो फरवरी महीने से जून महीने तक आरबीआई ने अपना रेपो रेट यानी कि लेंडिंग रेट जो है वो 6.5% से कम करके 5.5% कर दिया। लेंडिंग रेट कम किया, रेपो रेट कम किया, लेकिन इसका जो ट्रांसमिशन बैंक्स की लेंडिंग रेट्स में होना चाहिए वो इतना फास्ट हो नहीं रहा, क्योंकि जो डिपॉजिट रेट्स है वो ही हाई है। रिमेंबर कि टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स पे रेट इजीली कम नहीं हो सकते, क्योंकि टर्म डिपॉजिट जो है, फिक्स डिपॉजिट जो है वो थोड़े सालों के लिए होता है। जैसे ये मैच्योर होती है तब ये फिक्स डिपॉजिट पे रेट बैंक्स कम कर सकती है, अभी कम नहीं कर सकती। उसके सामने अगर बैंक्स ने लेंडिंग रेट्स कम किए तो बैंक्स का मार्जिन हो जाएगा स्क्वीज। मार्जिन स्क्वीज हो जाएगा तो बैंक की इनकम कम हो जाएगी, इसीलिए बैंक्स लेंडिंग रेट्स भी इतना कम नहीं कर रही। लेकिन मार्केट में कमर्शियल पेपर्स आप देखो या बॉन्ड्स देखो तो उसके रेट्स स्विफ्टली गिरे हैं पिछले कुछ महीनों में, इसीलिए कॉर्पोरेट्स जो है उन्होंने कमर्शियल पेपर्स और बॉन्ड से ज्यादा बोरो किया है, और इसके लिए हमारे पास डेटा भी है। FY25 में आप देखो तो कॉर्पोरेट्स ने कमर्शियल पेपर और बॉन्ड मार्केट में से रिकॉर्ड 9.9 लाख करोड़ जितने रेस किए हैं फंड्स। इनफैक्ट Q1 ऑफ FY26 में देखो तो ऑलमोस्ट 3.2 लाख करोड़ जितने रेस किए हैं, जो कि रिकॉर्ड है मार्केट में से। तो ये तो बात साबित हो गई है कि कॉर्पोरेट्स फंड्स बोरो कर रही है, लेकिन बैंक से नहीं, मार्केट से। ऑब्वियसली प्राइवेट केपेक्स तो स्लो ही हो रहा है, क्योंकि एक तरफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना में ओवर कैपेसिटी का भी डर है, तो इसलिए कंपनीज को क्लैरिटी नहीं है कि वो कितना इन्वेस्टमेंट करे, तो प्राइवेट केपेक्स इतना बड़ा नहीं है, इसलिए भी कॉर्पोरेट थोड़ी हेजिडेंट है बोरो करने में से, लेकिन जो भी बोरो कर रही है वो मार्केट में से कर रही है। इसीलिए आप यहाँ पे देखो तो कॉर्पोरेट्स को जो बैंक क्रेडिट दे रही है वो सिर्फ 1% से बड़ा है, और ये लार्ज इंडस्ट्रीज में। इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME आप देखो तो उनको बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 19 और 13% से बड़ी है। जो ऐसा क्यों? MSME को ग्रोथ स्ट्रांग है लेकिन लार्ज एंटरप्राइजेस को स्ट्रांग नहीं है। वेल, इसका रीजन है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने बजट, फॉर इंस्टेंस बजट, ये लेटेस्ट इस साल का बजट आप देखो तो MSME का जो डेफिनेशन है वो काफी ब्रॉड कर दिया। वो कैसे? वेल, एज एन एग्जांपल, अगर आप माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें, माइक्रो एंटरप्राइजेस में पहले जो डेफिनेशन था वो ये था कि उन सारे बिजनेसेस जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ हो या जिनका टर्नओवर 5 करोड़ जितना हो साल में, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस गिनी जाएगी। अब क्या हो गया? वो डेफिनेशन ब्रॉड कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अब जो बिजनेसेस 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिनका टर्नओवर अप टू 10 करोड़ है, वो सारे माइक्रो एंटरप्राइजेस में आ जाएंगे। सिमिलरली मीडियम एंटरप्राइजेस का भी डेफिनेशन चेंज कर दिया है, तो काफी सारे लार्ज बिजनेसेस जो थे वो अब कहलाएंगे मीडियम बिजनेसेस। इसका फायदा क्यों है? इसका फायदा इसलिए है कि बैंक्स जब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करती है तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में MSME एक मेजर सेक्टर है जिनको बैंक्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पैसे, फंड्स जो है वो लेंड कर सकती है। तो काफी सारे बिजनेसेस जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं। सो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL, अगर आपको ना पता हो तो वो ये है कि आरबीआई ने मैंडेट किया, आरबीआई ने कंपलसरी किया है बैंक्स के लिए कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ देयर नेट एडवांसेस जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में दिए जाए। प्रायोरिटी सेक्टर में आ गए एग्रीकल्चर, जैसे मार्जिनल फार्मर्स है, या MSMEs आ गई, ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं कि जिनके लिए लोन लेना मुश्किल रहता है नॉर्मली। तो अब डेफिनेशन ब्रॉड कर दिया है, इसीलिए काफी सारे जो बिजनेसेस है वो MSME के फोल्ड में आ गए हैं, जिससे बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन सारे सेगमेंट्स में बढ़ा दी है बैंक्स ने। दूसरा ये भी है कि गवर्नमेंट ने माइक्रो एंटरप्राइज कार्ड निकाला है, जिसमें MSME बिजनेसेस जो है उनको वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकती है। सिर्फ उनको करना यह है कि उनको उद्यम पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करना है।
उद्यम पोर्टल में बेसिकली रजिस्ट्रेशन करने से ये बैंक्स, ये जो एमएसएमई बिजनेसेस है, उनका प्रूफ हो जाता है कि ये कोई इंडिविजुअल या नॉन बिजनेस नहीं है, ये एमएसएमई बिजनेसेस ही है। इनका प्रूफ हो जाता है, तो इससे बैंक्स को भी इन बिजनेस को लैंड करना इजी हो जाता है, क्योंकि अब बैंक्स को सीए का सर्टिफिकेट या टर्नओवर का प्रूफ जरूरत नहीं है। उन्होंने उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया, तो बैंक्स के लिए काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कम हो गए। तो इससे भी बैंक्स इनको डायरेक्ट लेंडिंग कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन्स दे सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? इसका इम्पैक्ट यह है कि मार्च 2024 में उद्यम में रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2.5 करोड़ से बढ़ के मई 2025 तक आप देखो तो 6.35 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो गए उद्यम पोर्टल में। तो काफी सारे एमएसएमई जो है वो फॉर्मलाइज हो गए, फॉर्मल सिस्टम में आ गए, जिससे बैंक्स अब इनको क्रेडिट ज्यादा दे सकती है। तो क्रेडिट ज्यादा मिलेगी तो वर्किंग कैपिटल लोन मिलेंगे, ये बिजनेसेस अच्छे चलेंगे। इसलिए आप देख सकते हो कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को जो लेंडिंग हो रहा है वो काफी शार्पली हो रहा है, 19 और 13% जितना हो रहा है। अब सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज में मेजर तो एनबीएफसीज में चेंज है। एनबीएफसीज रिमेंबर कि ओवरऑल सर्विस क्रेडिट का ऑलमोस्ट 33% क्रेडिट जो है वो एनबीएफसीज को जाता है, बैंक क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं, और एनबीएफसीज में सिर्फ 3% का क्रेडिट ग्रोथ है। अब ये इसलिए है क्योंकि एनबीएफसीज भी शायद मार्केट में बोरो करने जा रहे हैं। बैंक से अगर बोरो करे तो बैंक के लेंडिंग रेट अभी भी कंपैरेटिवली हाई है, इवन तो आरबीआई ने रेपो रेट कम की है, क्योंकि बैंक्स को मार्जिन्स ज्यादा स्क्वीज नहीं करने। तो ये जो एनबीएफसीज है वो मार्केट से बोरो कर रहे हैं, ये एक रीजन हो सकता है। और दूसरा रीजन तो ये भी है कि आरबीआई ने 2023 में, नवंबर 2023 में एनबीएफसीज पे जो रिस्क वेट है वो बढ़ा दिया था। यानी कि बैंक्स पहले अगर 100 रुपए के अगेंस्ट में अगर 100 रुपए की कैपिटल मेंटेन करे, तो अब आरबीआई ने क्या किया, बैंक्स को बोला कि अगर आप एनबीएफसीज को लेंडिंग कर रहे हो, हर 100 रुपए पे आपको 125 रुपए की कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यानी कि बैंक्स के लिए एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि वो जो कैपिटल मेंटेन कर रही है बैंक्स, वो कहीं और लेंडिंग कर नहीं सकती। तो अब तो ये हालांकि विड्रॉ कर लिया है आरबीआई ने, ये जो रेगुलेशन था, लेकिन फिर भी थोड़ा लैग चल रहा है। इसका जो इम्पैक्ट है क्रेडिट ग्रोथ पे आना चाहिए एनबीएफसी, वो शायद ना आ रहा हो, ठीक है। पर मेजोरिटी मुझे लग रहा है कि एनबीएफसी मार्केट में से बोरो कर रही है लेंडिंग करने के लिए। एंड देन कमर्शियल रियल एस्टेट की आप बात करो तो कमर्शियल रियल एस्टेट में आपको लगेगा कि पहले 41% ग्रोथ था पिछले साल, अब 15% ग्रोथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फिर भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। कमर्शियल रियल एस्टेट में आप देखो तो FY25 में नेट कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन आप देखो तो ऑलमोस्ट 65 मिलियन स्क्वायर फीट का हुआ है, जो कि बहुत हाई है। और इसके सामने टॉप 6 सिटीज में वेकेंसी देखो आप मार्च 2025 के हिसाब से, तो वेकेंसी 13.9% है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट तो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और ये ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ हाई बेस था पिछले साल, इसीलिए 15% शायद हाई बेस के कंपैरिजन में लो लगे। अदरवाइज सर्विसेज क्रेडिट तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ही है। और फाइनली अगर हम पर्सनल लोन्स की बात करें तो पर्सनल लोन्स में अगेन पिछले साल के कंपैरिजन में आप देखो तो 12% शायद ग्रोथ लो लगे ईयर ऑन ईयर। इसमें हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स में स्लो डाउन है, तो ये पर्सनल लोन्स में सीधा इसका इम्पैक्ट आ सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में -3% ग्रोथ, डी ग्रोथ है बैंक क्रेडिट का। और हाउसिंग आप देखो तो हाउसिंग में 10% का ग्रोथ है कंपेयर टू 36% इन द प्रीवियस ईयर। हाउसिंग में बेसिकली कमर्शियल रियल एस्टेट स्ट्रॉन्ग चल रहा है, लेकिन रेसिडेंशियल हाउसिंग जो है उसमें शायद अर्बन एरियाज में सैचुरेशन आ रहा हो, इसलिए हाउसिंग में थोड़ी सी स्लो ग्रोथ हुई है, हाउसिंग क्रेडिट में स्पेसिफिकली। देन दूसरी मेजर अगर डेटा इसमें देखना हो तो है लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, जो आप देखोगे तो पिछले साल 30% से बढ़ी थी, और इस बार आप लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी देखो तो 124% से बढ़ा है। इतना शार्प ग्रोथ क्यों? वेल, एक रीजन तो ये है कि गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे है, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड के अगेंस्ट में अगर लोन लेनी हो तो कम गोल्ड गिरवी रख के ज्यादा लोन ले सकते हैं बोरोवर्स, तो ऐसा ही हो रहा है शायद। लेकिन दूसरा रीजन ये है कि गोल्ड जो है वो काफी लिक्विड और रेडिली अवेलेबल एसेट है, तो अगर गोल्ड लोन ज्यादा ले रहे हैं बोरोवर्स तो इसका मतलब कि शायद ये डिस्ट्रेस सिग्नल है, बोरोवर्स को ईएमआई पे करना मुश्किल हो रहा हो, और गोल्ड क्योंकि लिक्विड है तो उसको गिरवी रख के लोन लेना इजी होता है। तो इसीलिए हाउस होल्ड्स को अपनी वर्किंग कैपिटल लोन है, हाउस जैसे बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल लोन होती है, वैसे हाउस होल्ड्स को डे टू डे एक्सपेंसेस चलाने के लिए शायद लोन की जरूरत हो जो गोल्ड गिरवी रख के ले रही हो। तो ये एक डिस्ट्रेस सिग्नल भी हो सकता है इकोनॉमी के लिए, कंजम्पशन के लिए, ये मॉनिटर करना जरूरी है। तो आई थिंक ये ओवरऑल ट्रेंड यही है कि
बैंक क्रेडिट ग्रोथ स्लो है क्योंकि कंजम्पशन स्लो है। एक तरफ हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल सेविंग्स गिर रहे हैं। सेकंड की हमने देखा कि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो स्लो चल रही थी। क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल तक थोड़ी स्ट्रांग थी, तो बैंक्स के पास फंड्स नहीं थे ग्रो करने के लिए, तो बैंक्स ने ही अपनी तरफ से क्रेडिट ग्रोथ स्लो करना शुरू किया। एंड तीसरा रीजन ये भी है कि एनबीएफसीज और लार्ज इंडस्ट्रीज जो है वो शायद मार्केट में से बोरो कर रही हो, क्योंकि अभी भी इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई ने कम किया है उसका ट्रांसमिशन बैंक की लेंडिंग रेट्स पे इतना हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट्स और एनबीएफसीज दोनों मार्केट में से बोरो कर रही हो। पॉजिटिव चीज एमएसएमईज के लिए है, जो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने डेफिनेशन चेंज किया एमएसएमईज का, और माइक्रो एंटरप्राइज कार्ड का भी बेनिफिट मिला एमएसएमईज को, तो इससे एमएसएमईज के लिए काफी पॉजिटिव सिनेरियो चल रहा है इकोनॉमी में। बाकी पर्सनल लोन्स में तो डीग्रोथ है ही, क्योंकि कंजम्पशन स्लो डाउन है, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि ऑटो सेल्स भी वीक है और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी वीक है, तो कंजम्पशन स्लो डाउन तो है ही। इस हफ्ते के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो इंसाइटफुल रहा हो आपके लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। अगले हफ्ते हम सीपीआई, इन्फ्लेशन और ट्रेड डेटा इंडिया का डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इंसाइट्स लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीक।